सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। आकांक्षा कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। और अब जो हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारी सखियां हैं और हमारे जो श्रोता हैं, वो भी बढ़िया ही होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि आज हम क्या क्या बातें लेकर आए हैं। बिल्कुल, और क्या क्या बातें लेकर आए हैं वो बताएं। इससे पहले राजुल जी याद करिए कि पिछली बार हम कब मिले थे। देखो भाई, ये याद करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम जो रोज रोज मिलते हैं, बस जब कोई खास मिल जाता है ना, अचानक राह चलते चलते, तब याद रह जाता है कि भाई हाँ, वो समय था जब कोई मिल गया था। जैसे कि बचपन का कोई दोस्त मिल जाए, या कोई पुराना परिचित या कोई रिश्तेदार जिससे कई समय से मुलाकात नहीं हुई है। अरे, जिस मोहल्ले में पहले रहते थे उसका कोई दुकान वाला ही मिल जाए। बिल्कुल सही बातें हैं। कई पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। और अगर कोई ना मिले तो कोई अनजाना ही ऐसा मिल जाए जो बिल्कुल अपना बन जाए, तो कैसा लगता है? अच्छा, अब समझ में आया। इसका मतलब अब आपसे हम रोज नहीं मिलेंगे। तब भी तुम अनजान तो बन नहीं सकती, क्योंकि हम तो सखियां हैं और सखियां और सखाओं का जो रिश्ता है वो उसमें अनजानेपन की भाई कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं होती। और इसीलिए जो आपसी जो प्यार रहता है, एक कहते हैं ना, जो प्रगाढ़ दोस्ती का रिश्ता रहता है, उसे देखते हुए बताइए कहाँ घूमने ले चलेंगे आज? आज तो हम जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर संस्कृति भी है, इतिहास भी है, सौंदर्य भी है, कलाकारी भी है, देखने के लिए बहुत सारी चीजें भी हैं, मतलब बहुत कुछ है, यानी कि कटक। अच्छा, यानी कि आज जब हम अपने साथ अपने श्रोताओं को ले चलेंगे तो आंखों के साथ साथ हमें दिमाग भी खुला रखना पड़ेगा, ताकि जो ऐतिहासिक चीजें हैं देखने के साथ साथ उनका कहते हैं ना, वो समझ भी आए। और इतिहास को जान के तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन तब बुरा लगता है जब इस जानकारी के बीच में बहुत कुछ ऐसा पीछे छूटता चला जाता है जो बहुत ज्यादा कभी दिल के करीब हुआ करता था। ऐसे रस्म रिवाज, ऐसी परंपराएं। अब बताओ ना, कितने दिन से ऐसा हुआ कि तुमने जो है सूर्य को जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, ये पूछा कि नहीं पूछा। सही कह रही हैं। और ऐसा ही एक समय हुआ करता था जब सुबह उठते ही हम अपने माता पिता के या घर के बुजुर्गों के पैर छुआ करते थे। कुछ घरों में आज भी परंपरा कायम है, लेकिन फिर भी समय के साथ कहीं ना कहीं ये सारी जो परंपराएं हैं या ये सारे रीति रिवाज है छूटते से जा रहे हैं। अरे, ये रीति रिवाज तो छूटते ही जा रहे हैं। उत्सवों में, शादी ब्याह में, या कि फिर कोई त्योहार हो, उसमें भी बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे रस्म शॉर्टकट के हवाले हो गए हैं। तो भाई हमारे जो सुनने वाले हैं, उन्होंने अगर ऐसी किसी परंपरा को पर उनका ध्यान गया हो तो हमें उसके बारे में जरूर लिखकर भेजें। बिल्कुल। और हम क्या बात करने वाले हैं भाई, त्योहार आ रहे हैं। राजुल जी, जब त्योहार आते हैं तो सबसे ज्यादा बातें होती है बाजार जाकर खरीदारी करने की। और खरीदारी में बर्तन। हाँ, अब चूंकि दिवाली का समय है और धनतेरस के दिन खासकर नए बर्तनों का लाना घर में शुभ माना जाता है। लेकिन बर्तन खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान, ये जानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आज एक खास दिन भी है। आज है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। तो उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले एक गाना सुन लें। गीत से शुरुआत करते हैं।
ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे, तेरे ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे। ये सोच लिया था पहले ही तुम्हें अपना बना कर छोड़ेंगे। अब राहें जिंदगी की हो जाएगी सहल, ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। समा कहीं बीत न जाए बातों में, ये हंसता हुआ रंगीन समा कहीं बीत न जाए बातों में। ऐ जाने वफा तकदीर मेरी है आज से तेरे हाथों में, टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल, टूटे रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल। आकांक्षा, कहीं चलना नहीं है, चलने से पहले जान लेना है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के बारे में, जो कि हड्डियों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हर साल 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो ये कि लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण और उपचार के बारे में जागरूक करना, क्योंकि बहुत इस बीमारी के बारे में बहुत मतलब लोगों के बीच कम जानकारी है वो बहुत कम है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल की बीमारी के बाद ऑस्टियोपोरोसिस विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बीमारी है। हाँ, और देखो जैसा कि हमारे साथियों ने भी लिखा है कि इसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वैसे तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ने लगती है, लेकिन अब ये देखा गया है कि कम उम्र में भी ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण दिखने लगते हैं और यहाँ वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। और ये जो समस्या है राजुल जी, महिलाओं में ज्यादा देखी गई है, लेकिन पुरुष भी इसके शिकार होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा होता है कि छींकने से भी फ्रैक्चर की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। वो भी मल्टीपल फ्रैक्चर, सोचिए। और ये जो बीमारी है इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू ये सामने आया है कि जैसा कि आपने बताया कि कम उम्र के जो लोग हैं यानी युवाओं को भी अपने गिरफ्त में ले रहा है, जबकि पहले ये देखा गया था कि 40 या उससे अधिक उम्र के जो लोग थे उनमें ये बीमारी या इसके लक्षण दिखाई देते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है, खान पान का तरीका है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। ये हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है। वैसे आकांक्षा, अगर देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में जो बहुत पुरानी रही हो। अभी मतलब करीब 2 दशक पहले तक यानी कि 1994 तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी जी। और 1996 में 20 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी ने पहली बार विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया। ये एक अभियान था जिसे यूरोपीय आयोग ने भी इसका समर्थन किया। तो फिर ये देखा गया कि ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, तो इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की स्थापना हुई और इस बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए 1998 और 99 के बीच में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कमान संभाली जी। और इस दिशा में बहुत सारे जरूरी काम शुरू कर दिए। बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं। चूंकि अब धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है, तो छोटी छोटी चीजों के प्रति अगर हम जागरूक रहें, थोड़ा अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, तो ये बीमारी जो है
बच सकते हैं हम इसके चपेट में आने से। बिल्कुल। जैसे कि एक नियत उम्र के बाद, ये एक नियत समय के बाद 40 के हो गए हैं आप या 45 के हो गए हैं, तो बचाव के लिए समय-समय पर जाँच ज़रूर करवाएँ डॉक्टर की सलाह से। और ये भी ज़रूरी है सेहत के लिए कि रोज़ कम से कम 30 मिनट की सैर ज़रूर करें। और धूप का सेवन ज़रूर करें, कम से कम 15-20 मिनट तो ज़रूर ही धूप में रहें और व्यायाम करें। कम से कम 45 मिनट का व्यायाम तो ज़रूरी करें, नहीं तो आप कोई बाहर खेलने वाला खेल जैसे बैडमिंटन वगैरह है, अगर इच्छा है तो वो भी खेल सकते हैं। और जो कम उम्र के लोग हैं वो लोग रस्सी भी अक्सर कूदते हैं, तो ये सभी खेल अच्छे हैं। और अगर कभी रक्त की जाँच में विटामिन डी की कमी आए तो डॉक्टर से संपर्क करें, अपने मन से इलाज ना शुरू कर दें। बिल्कुल। आपको कोई भी तकलीफ है, मतलब एक अंदेशा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है शरीर में, कुछ बीमारी लग रही है, तो अपने से कुछ दवाइयों का सेवन ना करते हुए डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि अपने खान-पान पे थोड़ा ध्यान दें। प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर डाइट लें। अंकुरित दालें हो गई, मक्का है, बीन्स है, इन सारी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें। साथ ही साथ कैल्शियम, दूध और दही से बनी चीज़ें हैं, जैसे पनीर हो गई या लस्सी हो गया, मट्ठा हो गया, इन चीज़ों का सेवन भी किया जा सकता है। और मौसमी फल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये भी खाएं। अच्छा आकांक्षा, ये सब एक मतलब ऐसी बातें हैं जो साधारण तौर पर सभी को फायदा करती हैं जी। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उनको इन चीजों से कभी-कभी परहेज होता है, जैसे दूध दही से परहेज हुआ या किसी पत्तेदार सब्जी से परहेज है, तो इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें और तब वो करें। मतलब इस बारे में ज्यादा जानकारी डॉक्टर से के पास जाकर ही मिल सकती है। तो इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये फिर गंभीर समस्या बढ़ सकती है। बिल्कुल बन सकती है। और किसी भी बीमारी के बारे में राजुल जी यही कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है, जागरूकता ही बचाव है। तो आप जान गए हैं, तो ये बचाव की पहली सीढ़ी पर हम चढ़ गए। और अब हम पहली सीढ़ी पर कहाँ चढ़ेंगे? नहीं, गीत की ये दूसरी सीढ़ी होगी। जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल पे हौले
जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले, तेरे नैनों ने दिल में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। हाँ आकांक्षा, आप घूमने चलने की बात हमारे जो श्रोता है वो उसकी रास्ता देख रहे हैं, उसका रास्ता बड़ी बेसब्री से कह रही हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमें कटक ले चलेंगी। कोणार्क मंदिर का दर्शन, कटक में चांदी की उत्कृष्ट कारीगरी होती है वो भी देखेंगे। बटुए ने साथ दिया तो कुछ खरीदारी भी हो जाएगी, चांदी की कट की साड़ी की और कुछ सजावटी सामानों की, और साथ में लजीज व्यंजन मिलेंगे तो वो तो आप खिलाएंगी, क्योंकि भाई हम तो खिलाते ही हैं। व्यंजनों की भी बात करते हैं। हाँ। अब कटक की बात अगर हम करें तो कैसा लगता है? कटक यानी एक सिल्वर सिटी, एक ऐसी चांदी के जगह, व्यंजन, हाँ जेवर मिलते हैं वहां पर, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। और इस बार कटक के बारे में ये भी कहा जा सकता है राजुल जी, कि जहाँ संस्कृति, इतिहास, प्रकृति यानी पूरे सौंदर्य से भरपूर। इसे ओडिशा की व्यापारिक राजधानी भी कहा गया है। कटक संस्कृत में सेना को कहते हैं। उत्तर और दक्षिण में कटजोड़ी और महानदी नदियों का एक सुरक्षित घेरा सा है, और वहीं पर बसा है ये शहर। इसे करीब 1000 साल पहले राजा भीमदेव अनंग ने बसाया था। और अगर सुरक्षा की बात करें तो ये राजाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महफूज जगह थी, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल, यहाँ घूमते हुए प्राचीन और आधुनिक समय का एक तरह से कह सकते हैं कि खूबसूरत संगम जो है वो कदम कदम पर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके इतिहास को संजोने वाले बाराबती किले की ओर चला जाए। महानदी के तट पर बने इस किले का जो निर्माण है गंगा राजवंश के दौरान हुआ था। बाराबती किला ओडिशा में महानदी के किनारे बना हुआ है और खूबसूरती से तराशे गए दरवाजों और 9 मंजिला महल के लिए एक तरह से ये प्रसिद्ध है। और इसी किले से सटा है बाराबती स्टेडियम। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जो 5 एकड़ में फैला है, और इस स्टेडियम में लगभग 30,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम जो है ना, उसके लिए स्टेडियम ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर कपिल देव ने अपने करियर का 300वां विकेट लिया था और युवराज सिंह ने 14वीं सेंचुरी बनाई थी। इसके अलावा यहाँ फुटबॉल मैचेस भी होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। क्या बात है। महानदी के तट पर स्थित चंडी मंदिर जो है वो एक शक्तिपीठ है। देवी चंडी को समर्पित ये मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है। मंदिर की जो स्थापत्य कला है बेहद आकर्षक। देवी दुर्गा की भव्य पूजा यहाँ होती है और हर साल दुर्गा पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जो अश्विनी कृष्णाष्टमी से शुरू होकर विजयादशमी तक चलता है। और अगर हम ये बात करें कि कटक में जो काटजूरी नदी है वहाँ की अगर हम बात करें तो स्टोन रेवेटमेंट जो है वो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये एक तरह की दीवार है। स्टोन रेवेटमेंट एक दीवार है और इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा सकता है। ये बाढ़ के पानी को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए ये दीवार बनाई गई थी। अब जरा सोचो कि कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, कोई साधन नहीं था। हाँ, 11वीं शताब्दी की रचना है ये। अब ये इस बात का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है कि उस दौर में भी तकनीकी कौशल और जो तार्किक सोच होती थी उसके मामले में भारत कितना आगे था। क्या बात है। और अब आगे चलें तो महानदी में एक द्वीप पर स्थित धावलेश्वर मंदिर, जो मुख्य शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है और करीब 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। बेहद सुंदर प्राकृतिक और शांत वातावरण के बीच ये मंदिर बसा है। कटक से नौकाओं और घाटों की सहायता से यहाँ पहुंचा जा सकता है और इसके साथ एक फुट ओवर ब्रिज है जिसमें शुल्क देकर जो यात्री हैं वो मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, मतलब नदी से लेके मंदिर तक एक वो जो जैसे झूला सा पड़ा रहता है ना, रस्सियों का बना हुआ, तो उससे जा सकते हैं।
इसी तरह से अगर हम झील की बात करें तो अनसुपा झील जो है वो ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है और ये कटक में है। इस झील को खूबसूरत फूलों और प्रवासी पक्षियों का गढ़ कहा जा सकता है। सर्दियों में जब झील के किनारे आके बैठते हैं या वनस्पतियों पे बैठते हैं या पानी में तैरते हैं पक्षी, तो उन्हें देखने के लिए दूर दूर से भाई लोग आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ऐतिहासिक बात यह है यहाँ की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के ओडिया बाजार में हुआ था। उनके आवास को संग्रहालय और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इसमें नेताजी के सभी पुराने फोटो, साजो सामान के साथ यहाँ पे एक प्रदर्शनी गृह बनाया गया है। साथ ही साथ आगे बढ़िए तो चर्चिका मंदिर जो है वो ओडिशा के 8 महत्वपूर्ण शक्ति मंदिरों में से एक है। हाँ, यहाँ पर देवी चामुंडा को ओडिशा के इस हिस्से में चर्चिका के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जो मूर्ति है ना वो चामुंडा के उग्र रूप की है। और भगवान शिव को समर्पित परमहंसनाथ मंदिर भी यहाँ पे है जो कटक के थोड़े बाहरी हिस्से में स्थित है। यहाँ राजुल जी एक बहुत बड़ा छिद्र है जहाँ से जो पानी है वो खुद निकलता है और इस विशाल छिद्र की विशेषता मतलब ये जो मंदिर है, ये जो छिद्र है उस मंदिर की विशेषता है। मतलब जो पर्यटक आते हैं खास तौर से इसे देखने आते हैं। इसे अनंत गर्व कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे कि हमारे साथी ने कहा था कि कटक अपनी सुंदर हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है, तो पिपली गांव में तरह तरह की आकृतियां देखी जा सकती हैं। ताराकशी का काम यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और ये दरअसल चांदी की जो तार होते हैं उनसे गहने जेवर बनाने की जो आभूषण वाली कला है वो है और ये 15वीं सदी में जन्मी थी और अभी भी आज भी यहाँ पर बहुत प्रचलित है। बड़े खूबसूरत जेवर बनते हैं यहाँ पर और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में ये ताराकशी का काम देखने को मिलता है। इसके अलावा ताड़ का पटचित्र है, पत्थर के बर्तन हैं, वो भी यहाँ पर बहुत सुंदर मिलते हैं। और अब व्यंजनों की बात करें तो भाई जो कटक के व्यंजन है उसमें बहुत खास होता है दही आलू बड़ा बड़ा आलू दम। तो दही बड़ा आलू दम जो है वो खा के क्या मजा आ जाता है, बिल्कुल अलग तरह का होता है। भाई राजुल जी, मेरा तो ये कहना है कि जब भी किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाएं तो वहाँ का जो स्थानीय भोजन है वो जरूर करें, उसे जरूर आजमाएं। हाँ, इसके अलावा ब्रेड कटका होता है और वहाँ का मिट्टी कटका अचार बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके साथ ही साथ जो कटकी मतलब एक खास तरह से कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, जीरा ये सब मिला के जो एक तरह की चटनी सी बनाई जाती है वो भी बहुत अच्छी लगती है वहाँ की। और इसके साथ ही साथ कुछ अचार, खट्टे मीठे ये सब भी व्यंजन मिलते हैं। तो कुल मिला के कटक हर तरह का स्वाद है, कटक के भोजन का स्वाद है। और इसमें यहाँ पर जाने के लिए आप अगर वायु मार्ग से भी जा सकते हैं, सड़क द्वारा भी जा सकते हैं क्योंकि सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। तो भाई कटक जाएं, देखिए, उसकी सुंदरता को निहारे, उसके इतिहास को समझे और वापस लौटकर हमें जरूर बताएं कि आप क्या हम गीत सुनेंगे। हाँ, क्या क्या यादें लेकर आए हैं। बाबू जरा देखा जाओ, ओ बाबू जरा देखा जाओ, ये जग के नजारे जरा देखा जाओ, ओ बाबू जरा देखा जाओ। बाबू जरा देखा जाओ, ये जग के नजारे जरा देखा जाओ, ओ बाबू जरा देखा जाओ।
ओ बाबू जरा देखता जा, ओ बाबू जरा देखता जा, ये जग के नजारे जरा देखता जा, ओ बाबू जरा देखता जा। पर्दे के पीछे तेरी मौत के साए, पर्दे के पीछे तेरी मौत के साए, कितने खड़े हैं तेरे ताक लगाए, तू सबके इशारे जरा देखता जा, हो बाबू जरा देखता जा, हो बाबू जरा देखता जा, ये जग के नजारे जरा देखता जा, हो बाबू जरा देखता जा। तो भाई देख भी लिया है, घूम भी लिया है, और हमारे कुछ साथी तो कह रहे हैं कि बटुआ भी लेके गए थे और चलो घूमते हैं। घूमने फिरने के बाद अब जब त्योहार पास हो तो खरीदारी की बात होती है। और हमारी देखो एक साथी ने लिखा है कि बर्तनों के बारे में लिखा है कि हमने जो है हमारे पास एक लोखंड वाला आया था, भंगार वाला, परसों साफ सफाई की तो भंगार का कुछ सामान जमा हो गया। उस भंगार वाले के पास एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन थे और मेरा सामान 300 का हुआ। फिर उसमें 200 डाल के एक बड़ा पतीला, कम से कम 5 किलो की सब्जी चावल पक सके इतना ले लिया, और क्वालिटी भी अच्छी है। वैसे भी मैं हर साल दिवाली नहीं तो नए साल में 1-2 बर्तन खरीद लेती हूँ। मतलब भाई इनकी तैयारी कहते हैं ना, पूरे जोर शोर से इन्होंने त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अच्छा राजुल जी, बचपन की जो यादें हैं वो बड़ी कहते हैं ना, कभी ना भूलने वाली होती हैं। ऐसी ही बचपन की याद को याद करते हुए हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज के समय में पेंट करना बहुत आसान हो गया है। बस पेंट का डिब्बा खोलो, रोलर घुमाओ और हो गया पेंट। एक समय था हमारे बचपन का कि एक छोटे से घर की पुताई में पूरे 10 से 15 दिन लग जाते थे, और पेंट का काम कभी भी शुरू करते पर खत्म करते करते दीपावली का दिन आ ही जाता था। और उस जमाने में ज्यादातर अपने हाथों से ही रंगाई पुताई का काम किया जाता था, जो कि बहुत मेहनत और थकावट से भरा होता था। सबसे पहले चूने को किसी पुराने बर्तन या मटके में घोला जाता, और ऊष्मा के कारण चूने और पानी का मिश्रण उबल जाता था। अब चूंकि गर्म होता था तो एकदम उसको पुताई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाथों की जो त्वचा है जलने का डर रहता था। फिर पूरा एक दिन उसे ठंडा होने में लग जाता था। फिर पुताई करने के लिए ब्रश की जगह कूंची का उपयोग किया जाता था, जो कि पेड़ों की जड़ों की मूंज की होती थी। फिर किसी भारी चीज या पत्थर से कूट कूट कर उसे ब्रश जैसा रूप दिया जाता था। चूने की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए कपड़ों में लगाने वाले नील को मिलाया जाता था, और गोंद भी डाला जाता था। और फिर पुताई शुरू होती थी। बांस की सीढ़ी पर चढ़कर बाल्टी में चूने के घोल में कूंची डुबाकर ऊपर नीचे करते हुए स्ट्रोक लगाए जाते और दीवार रंगी जाती। जोश जोश में एक दिन में सारी बाहरी दीवार पोत दी जाती, और जब तक रात आती तब तक पूरा शरीर दुख रहा होता। और उसके बाद अंत आते आते जब पूजा घर में रंगाई होती तब तक दीपावली का दिन आ जाता था। और हमारे लिए भी अब ब्रेक आ गया है, ब्रेक का वक्त, तो हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। नन्हा सा तो ब्रेक था और वक्त से पूरा हो गया और हम लौट आए सखी सहेली कार्यक्रम में, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और लौट कर साथ में क्या लाए?
भाई लाए तो हम कुछ भी नहीं है, बल्कि जो है कुछ वो पीछे छोड़ आए हैं। और उसके बारे में एक संदेश से पता लग रहा है। हमारा भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। सभी की अपनी अपनी भाषाएं, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, वेद पुराण, साहित्य हैं। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। सभी लोगों की संस्कृति उनकी पहचान बनाए हुए है। संस्कृति के प्रकाश में ही भारत अपने वैयक्तिक और वैश्विक जीवन मूल्यों की रक्षा कर सकता है। किंतु दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक मूल्य एवं आदर्श नष्ट होते जा रहे हैं। और संस्कृति कोई देता नहीं जो मंदिरों में ही रहेगी, वो तो एक एहसास है हमारे वजूद का। बिल्कुल, जो हमारे दिलों में रहनी चाहिए और परंपराओं के रूप में वो रहता भी है। बिल्कुल, कितनी सही बात है ना। रस्में, जो रस्में हैं, रिवाज हैं, परंपराएं हैं, रीतियां हैं, कभी हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे लगता है कि किस्से या कहानियों की बात सी हो गई है। अब भाई देखिए, त्योहार है, उत्सव है, या कोई घर का मांगलिक आयोजन है, आज के दौर में हम अक्सर सुनने में ये आता है हमें कि खुद हम ही कह रहे होते हैं कभी ना कभी कि भाई ज़माने के साथ चलना चाहिए, या अब ये सब रस्में कहाँ निभाई जाती हैं, कहाँ कितना पालन किया जाए। ऐसा में जब घर के बड़े बूढ़े, दादी माँ या नानी या माँ तर्क देती हैं कि अरे भाई रीत है, रीत के गीत तो गाने ही पड़ते हैं, या रस्म है ये तो निभानी ही पड़ेगी, तो छोटे ये कह के समझा देते हैं कि पुरानी सड़ी गली परंपराएं छोड़ दो दादी नानी, छोड़ दो ये सब। और इस ज्ञान के सामने तो भाई सारे तर्क कमजोर पड़ जाते हैं। और इन्हीं चीजों को याद करते हुए हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि भारतीय संस्कृति में परंपराएं अब पहली जैसी नहीं रही। चाहे वो पहनावा हो, खान पान हो या रहन सहन हो, सब कुछ बदल गया है। बात करें पहनावे की तो आजकल धोती कुर्ता कोई पहनना पसंद नहीं करता। पारंपरिक भोजन या लोक व्यंजन तो अब तीज त्योहारों पर ही बनते हैं। पहले कई तरह के पकवान होते थे। मिठाइयों में भी बहुत बदलाव हो गया है। बहुत से भारतीय व्यंजन बदल कर अब विदेशी हो गए हैं। तांबे के लोटे में पानी पीने की परंपरा भी लुप्त हो चली है। कांच के गिलास या स्टील के गिलास में पानी पीने का प्रचलन है। पहले घरों के आंगन में तुलसी का पौधा होता था। अब ना तो आंगन रहे और ना ही इनके सेवन का प्रचलन। अब तो संयुक्त परिवार भी शायद ही कहीं देखने को मिलते हैं, जहाँ दादी नानी का कहानी सुनकर बच्चे सोया करते थे। कितनी सुंदर परंपराएं थी और बच्चों का कैसा विकास होता था इन सब परंपराओं के साथ। भाई आंगन में खेलना, घरौंदे बनाना, या फिर छुपा छुपी खेलना, या फिर आंगन की धूप सेकना, ये सब कैसी मतलब जिन्हें कहना चाहिए समृद्ध परंपराएं थी जो कि समाप्त होती जा रही हैं। और जब ये कहा जाता ना कि बेमतलब की थी, तो अब ये देखना पड़ता है कि क्या सच में बेमतलब की थी। अब देखो ना, घड़ोली भरना है, कंगना खेलना है, शादी ब्याह की हम बात कर रहे हैं, या जैसे याद है पहले सेहरा पढ़ा जाता था। बिल्कुल। और या सिखियां पढ़ी जाती थी, दोहे तमाशे होते थे, या फिर वो सिठनियां गाए जाते थे। ये सब तमाम रस्में अब शायद ही कोई जानता हो, किसी को मालूम ही नहीं कि ये क्या होती है। बिल्कुल, समय के साथ साथ प्रचलन बहुत कम हो गया है। अच्छा, पूर्वांचल में विवाह के आरंभ में जो तिलकोत्सव होता है, उसमें धान का आदान प्रदान करके दो परिवारों को एक होने की भावना होती थी। या फिर गोद भराई की रस्म या सोहर गाने का रिवाज मतलब पहले दिखाई देता था, लेकिन अब समय के साथ साथ ये पीछे छूटता सा जा रहा है। कहीं कभी ही दिखाई देगा। और देखो, अब ये कहा जाता था ना, जैसे जल पूजा या कुआं पूजा होती थी, शादी के पहले होती थी ना, तो अब घर घर नल आ गए हैं तो खत्म हो गई भाई ये पूजा, बहुत कम दिखाई देता, या ढूंढने से भी तालाब या कुएं नहीं मिलते तो फिर कहाँ जाए इंसान। और दरअसल ये परंपरा इसलिए थी कि जो धरती में समाया हुआ जल तत्व है उसका हम सम्मान करते हैं। और एक जो एक नया परिवार बसने जा रहा है विवाह के साथ, वो उस जल तत्व को, जो प्रकृति के सारे तत्व हैं, उनको समझे, उनको जाने और उनका आदर करे। इससे जुड़ी थी ये भावना। बिल्कुल। वैसे ही देखिए, मागर माटी में क्या होता था कि गांव की महिलाएं गाजे बाजे के साथ मिट्टी को खोद कर लाती थी और उसी मिट्टी से मड़वे के पास चूल्हा बनता था और इसी चूल्हे में विवाह के एक दिन पहले रौ छौंकने की रस्म निभाई जाती थी। जैसे लावा परोसने की रस्म निभाने के लिए इन्हीं चूल्हों में लावा भूजने की रस्म भी निभाई जाती थी।
और इसी तरह होती थी तनी कढ़ाई होती थी, पूजा मटकोर होता था, या शांति पूजन के कहीं-कहीं पर होता था, पितरों को न्योता जाता था, सिलपोहन होता था, इस तरह की बहुत सारी रस्में होती थी और ये सभी विवाह की बड़ी महत्वपूर्ण रस्में मानी जाती थी। किसी रस्म में खोदी गई मिट्टी लाकर मंडप तैयार किया जाता था, तो किसी रस्म में पितरों का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया जाता था। अब मंडप पर गुड़हत्ती होता था, सिंदूरदान होता था, कन्यादान, ये सब बड़ी संवेदना से जुड़ी हुई ये सारी वो थी, रस्में थी और मतलब बहुत महत्वपूर्ण पल होते थे ये सभी। जो वधू पक्ष के लोग होते थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पल होते थे जी। और साथ ही साथ हमें सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ने का काम करते थे। ऐसे ही याद है आकांक्षा, एक बड़हार नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती थी जिसे समधी का भात भी कहा जाता था और वो भी अब नहीं दिखाई देती विवाह के समय। हाँ यही कहने जा रही थी मैं, विवाह के समय गालियां सुनाने की जो परंपरा थी उसका काफी महत्व रहा है। जैसे सीता स्वयंवर में जनकपुरी की नारियां बारातियों को गाली दे रही हैं, उनका उपहास कर रही हैं और बाराती भी आनंद ले रहे होते थे। और कितने लोकगीत भी थे, नेहुरे नेहुरे पर से समद जी, मड़िया में भई उजियारी के बाजी, कितने सारे इस तरह के लोकगीत भी थे। भाई राजुल जी, हमारी जितनी भी परंपराएं रही हैं उनसे जुड़े जो लोकगीत हैं वो एक समय में कहते हैं ना बहुतायत में गाए जाते थे समय समय पर, उस त्योहार के दौरान या उत्सव के दौरान। लेकिन जैसे जैसे ये पीढ़ी बढ़ती गई, अगली पीढ़ी जो आई, उन्हें कहा जा सकता है कि इसकी जानकारी भी कम रही और उन्होंने उतना उसमें उतनी रुचि भी नहीं दिखाई। हाँ, बन्ना बन्नी तो फिर अब डीजे में ही बजते हैं या फिल्मी गानों के बजते हैं। वो जो पारंपरिक गीत थे वो तो सब समाप्ति होते जा रहे हैं, डीजे का शोर होता है और उसी में शादी हो जाती है। और इसी तरह से जब कोहबर की जो प्रथा होती थी वो भी मतलब इस तरह से होती थी कि सब जो हरा भरा जीवन रहे उसका एकदम सब हंसते खुशते सब रहता था। हाँ, उसका स्वरूप रहता था। विदाई होती थी तो देखो पास पड़ोस के लोग चले आते थे बेटी को विदा करने के लिए, लेकिन अब कहाँ, मतलब अब ना तो किसी के पास समय रहता है और ना कोई ऐसा करता है और जुड़ाव भी नहीं रह गया। हाँ, उस तरह की बात ही नहीं रह गई है। तो इसी तरह से जब बहू आती थी तो तब भी बहुत सारी रस्में होती थी। चलो उनके बारे में बात करेंगे, गीत सुन लेते हैं। मैं तो समझी थी तुम हो
तो देखो ना, शादी ब्याह की परंपराएं तो गई गई, साथ ही साथ वो जो खेल होते थे परंपरागत खेल, कितने खेल खेले हमने ऐसे बचपन में, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते। बिल्कुल नहीं दिखाई देते। कौन खेलता है भला? वो पिट्ठू हो गया या हरा समंदर, हाँ सतोलिया हो गया, हाँ कहाँ खेले जाते हैं, दिखते ही नहीं है। या गुट्टे खेलना, वो भी बहुत कम नजर आते हैं। और गुल्ली डंडा आपने खेला है बचपन में? हाँ, हमने तो बहुत खेला है और आंख पर चोट भी खाई है। देखो पहले जो भाट चारण ये सब होते थे, बिरदावली गाने वाले, ये सारे किस्सा गो, ये सब परंपराओं के बड़े अच्छे जानकार होते थे। और अब इनमें ये सब विरले ही मिलेंगे, इक्का दुक्का ही मिलेंगे जिनको इन बारे में जानकारी होगी। वैसे देखिए, लोक संगीत में जैसे बारामासा है, फाग है, चैती, कजरी, बिरहा, झोड़ा, छपेली या थड़िया हो गया, या नाटी, लोहड़ी है, साथ में बाउल गीत के जो पारंपरिक लोक कलाकार हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब लोक नाट्य की परंपरा जो गांव में एक जमाने में रहा करती थी, मनोरंजन का एक साधन हुआ करती थी, सिसकती हुई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दम सी तोड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखो ना, कहा जाता था पहले, आज से कुछ ही साल पहले की बात है, जब कहा जाता था कि अगर एक वृक्ष काटा गया है तो एक लगाना होगा। और कुआं बनवाया है, अगर बाग लगाया है तो उसके साथ कुआं बनवाना पड़ेगा। फिर कुआं और बाग का ब्याह होता था गांव में, बड़े धूमधाम से होता था। और फिर सारे गांव में भोज होता था। और उसके बाद जब बाग में पहला फल लगता था तो वो पूरा गांव खाता था। हाँ। वो घर नहीं खाता था जिसका वो बाग होता है। तो एक परोपकार की भी भावना थी और प्रकृति से जुड़ने की भी भावना थी। मतलब पहले फल, जो पहले वर्ष का फल होता था वो गांव के लोगों का होता था, जनता का होता था। और जो खेत के अंदर कभी भी रस या फल बिकता नहीं था, कोई ऐसे ही जाए और जाके आराम से खा ले। कितने गन्ने खाए हैं, कितने मटर तोड़ के खाए। हाँ, तो अब तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वो परोपकार और सेवा भाव की जो परंपरा थी वो खत्म ही हो गई है। और ये भी देखा गया था कि खेत और बाग के भीतर का फल या फल का रस नहीं बिकता था, और मटर की फलियां अकेले खेत में खाए जाकर तो कोई डांटता नहीं था या भगाता नहीं था। बिल्कुल। तो भाई ऐसी परंपराएं कितनी सारी हैं। देखो, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ऑनलाइन सोशल साइट्स और गेम्स में डूबा हुआ देखती हूँ आज की पीढ़ी को, तो मन में एक निराशा और सोच जागृत होती है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारी वर्तमान नई पीढ़ी पुस्तक पठन पाठन की आदत और परंपरा से दूर चली गई और बाल साहित्य उनकी पहुंच और जीवन से दूर चला गया। याद आती है 90 के स्वर्णिम दशक की, जब हम बच्चों के पास हमारे सपनों और रोमांच को जीने का एकमात्र सर्वसुलभ और पसंदीदा साधन हुआ करता था किताबें, यानी बाल साहित्य की एक लंबी विविध श्रृंखला। आजकल बाल साहित्य मिलता ही नहीं है, मिलता है लेकिन पढ़ने वाले कम हो गए हैं। तो बस यही बात है कि जो चीजें हैं वो हमारे आसपास तो हैं लेकिन हमें नजर नहीं आती। अब उसी तरह से ना देखो, जैसे कि जो बर्तनों की एक परंपरागत व्यवस्था होती थी रसोई में, वो भी बहुत सारी लुप्त हो गई। देखो, लिखा है हमारे एक साथी ने कि बर्तन खरीदते समय घर में लोगों की संख्या, रसोई में उपलब्ध जगह, घर में लोगों की पसंद, खान पान और अपने पारिवारिक खाद्य संस्कृति को ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि ये चीजें मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनका रोजमर्रा के खाना पकाने और वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल किए जाने बर्तनों से बहुत कुछ लेना देना है। बर्तन खरीदते समय ये जानना बेहद जरूरी है कि किस सामग्री का इस्तेमाल करना है और किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। बर्तनों के लिए उपयोग की जाने वाली 3 मुख्य प्रकार की सामग्रियां हैं: हानिकारक, सुरक्षित और लाभकारी। तो भाई, बर्तन एक जमाना हुआ करता था कि जब घर में बर्तन देखें तो अक्सर कांसे के बर्तन दिख जाते थे, पीतल के बर्तन दिख जाते थे, लोहे के बर्तन दिख जाते थे। लेकिन अब देखिए तो बर्तनों, मतलब स्टील के बर्तन तो ठीक है, लेकिन ये जो नॉनस्टिक का चलन आया है उसकी बहुतायत है। और इसके साथ साथ क्रॉकरी का भी बहुत उपयोग होने लगा है। और खास तौर से भी जब दिवाली आ रही है तो उपहार लेने देने में भी काम आएगी क्रॉकरी। चलो उसके बारे में बात करेंगे, हम एक गाना सुन लेते हैं। पिया की गली लागे भली, बस में नहीं, कहाँ तू चली बिरहा जली, देखे ना कोई सखी जाना कहीं, कहाँ तू चली पिया की गली।
हम तो बर्तन वाली गली में चले और वहां जाकर बर्तनों की जो साज सज्जा देखी तो बहुत सारी क्रॉकरी नजर आई। लेकिन जो अपने घर के लिए, रसोई घर के लिए बर्तन चुनने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है राजुल जी। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज के दौर में स्वस्थ रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। वातावरण, हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल, इन सब पर निर्भर करता है हमारी सेहत। जितना जरूरी हमारा खान पान है, उतना ही जरूरी ये जानना कि हम किस बर्तन में खा रहे हैं या पका रहे हैं, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अलग अलग धातुओं से बने बर्तन के अलग अलग फायदे होते हैं और कुछ के तो नुकसान भी होते हैं। वहीं जब इन बर्तनों में खाना पकाया जाता है या उसमें रखकर खाया जाता है तो उन धातु का असर पूरे शरीर पर होता है। तो ऐसे में इस दिवाली खरीदारी करते समय ध्यान रखें कि आप किस धातु का बर्तन अपने लिए खरीद रहे हैं। और देखो एक और संदेश है कि नई नई गृहस्थी और परंपरा रीति रिवाज के चलते कभी कभी बेहद ही अनाप शनाप बर्तन भी खरीद लिए जाते हैं, जो बाद में घर के किसी बॉक्स में धूल खाते रहते हैं या फिर उन्हें उठाकर किसी को दे दिया जाता है। तो भाई बर्तन खरीदते समय आप अपनी सुविधा देखें और उस बर्तन को किस तरह से कैरी कर सकती हैं, टिकाऊ है कि नहीं, जो चीज बनाना चाहती हूँ ठीक से इसमें बनेगी कि नहीं बनेगी। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी कि कुकर, सॉस पैन या नॉन स्टिक पैन या हैंडल वाले जो ऐसे दूसरे बर्तन होते हैं उनमें बहुत जल्दी हैंडल निकलने वाले भी कुछ क्वालिटी के होते हैं। तो ये सब देख लें। और लिखा है कि ऑनलाइन भी बर्तन देखने की बहुत अच्छी सुविधा है आजकल, तो रिव्यू भी लिखे रहते हैं, वो देख के ले लीजिए और अच्छी क्वालिटी का लीजिए, सस्ते वाले बर्तन मत लीजिए क्योंकि कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो बाय वन गेट वन के चक्कर में ना पड़े, अच्छा सा बर्तन ले। बहुत सारी बातें तो हमारे श्रोताओं ने ही लिख कर भेज दी है। बाकी अगर आप ये भी देख लें कि आपने अगर कोई बर्तन खरीदा है तो उसमें कुछ अलग से ऐसा कुछ ना बना हो कि उसे बाद में साफ करना मुश्किल हो जाए, और ऐसी चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन भी हो जाती हैं। तो ये भी देख लें कि ये आपके साथ काम कर रहा है। और उसके अलावा जो और नई तरह के बर्तन चले हैं, चूंकि अभी हमें यूं ही कोई मिल गया था के बारे में भी आवाज दे रहा है, जो मिला था वो हमें आवाज दे रहा है। तो अब हम उससे मिलने के लिए चले हैं, लेकिन चलते चलते ये भी बता दें कि नॉनस्टिक या टेफलॉन कोटिंग वाले बर्तनों का जो क्रेज है काफी एक समय था, काफी बढ़ा था, लेकिन इनके ऊपर की परत गर्मी और खाने की चलाने की प्रक्रिया में छूटती सी रहती है समय के साथ साथ और शरीर में जाकर कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। तो बर्तन वो खरीदें अपने जरूरत के हिसाब से खरीदें और इन बातों का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख कर खरीदें। बिल्कुल। और एक चीज और है ना कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि बोन चाइना के बड़े सारे जो डिनर सेट वगैरह देखते हैं और लोग कुछ ये सोच के चलते हैं कि इसमें तो हड्डी पड़ी रहती है और इस बात से परहेज करते हैं। तो बोन चाइना की एक पहचान होती है कि अगर आप उसकी प्लेट हाथ में उठाकर देखेंगे तो आपको पीछे की तरफ आपकी उंगलियां जो आपने पकड़ी हुई है प्लेट, वो आपकी उंगलियों की छाप साफ नजर आएगी। वो बेहद पतली और सफेद और सेमी ट्रांसपेरेंट सी होती है ये बोन चाइना की क्रॉकरी। तो बस आप ये देख लें और आपको पता लग जाएगा कि नहीं है कि नहीं। और वैसे आकांक्षा, जो जब पता लगता है कि हम अचानक किसी से मिलने वाले हैं तब तो कुछ एक जो अंदर से उत्तेजना होती है वो चाहे जैसी हो, लेकिन अगर अचानक कोई मिल जाता है बिना जाने ही, बिना मतलब हमें पता नहीं है और अचानक कोई मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो भाई ये होता है। हम समझे करार हो गया हो राही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे करार हो गया, वल्ला प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया।
हम, उल्फत में काहे का गम, जो होगा देखेंगे हम। होना था दिल को शिकार हो गया, अब तो प्यार हो गया, प्यार हो गया, हाय प्यार हो गया, प्यार हो गया। कोई चला जाएगा, फिर कोई पछताएगा, कोई चला जाएगा, फिर कोई पछताएगा। जागेंगे सोए सोए, सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए, सोचेंगे खोए खोए। कोई था उन पे निसार हो गया, जी प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया। देखो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश हमें मिला है, यूं ही कोई मिल गया था हमें। बात 1979 की है। हम लोग उदयपुर गए थे, 6-7 दिन उदयपुर घूम फिर के हम लोग नाथद्वारा गए। वहाँ पर भगवान नाथद्वारा में भगवान एकलिंग जी के दर्शन करने के पश्चात हम घूम फिर रहे थे कि अचानक हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो वहाँ पर गाइड और मंदिर में सेवा पूजा में सहयोग का काम करते थे। उनको जब ये मालूम पड़ा कि हम जिस शहर मंदसौर से हैं वो भी वहीं के रहने वाले थे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से घुमाया फिराया और फिर तो पारिवारिक समारोह में आना जाना हमारा शुरू हो गया। वो जब हमारे शहर आए हम लोगों से मिले, तो इस तरह से जो एक दोस्ती शुरू हुई, एक मेलजोल शुरू हुआ। और फिर एक ही जाति की होने की वजह से उनके परिवार में भाई और मेरे रिश्ते की बात चली, लेकिन किन्हीं कारणों से रिश्ते नहीं हो पाए। फिर पापा की सेवा निवृत्त होने के बाद हमारा वो शहर छूट गया, सभी के शादी ब्याह हो गया और कुछ समय तक तो चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा। फिर व्यस्तता के चलते धीरे धीरे ये सिलसिला भी बंद हो गया। फिर 10 वर्षों के बाद मम्मी पापा ओंकारेश्वर गए तो वहाँ फिर वो मिल गए। बाबूजी भगवान ने फिर मिला दिया, ये बोले और बताया कि पास ही सनावद में रहता हूँ, वहीं मेरी सर्विस है। अब वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पापा भी नहीं रहे, लेकिन अब भी पारिवारिक रिश्ते कायम हैं। तो वही परिचय और प्रेम का जो सूत्र था, कह सकते हैं ना कि वही वजह बना फिर से मिलने की। बिल्कुल ऐसे ही एक हमारी श्रोता कह रही हैं कि मैं 5 वर्ष पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी। इस बार जब मायके गई तो वहाँ एक मंदिर में एक लड़का मेरे पैर छूने लगा। मैं एकदम से डर गई कि ये कौन है। इससे पहले मैं कुछ बोलती तो उसने कहा कि मैं आपका विद्यार्थी हूँ। तो मुझे ध्यान आया और अच्छा लगा कि आज भी बच्चे शिक्षक को पहचानते हैं, वरना बहुत ऐसे भी होते हैं जो देखते ही अनदेखा कर देते हैं। कई दफा ऐसा होता है राजुल जी की हमारे कई पुराने परिचित, जैसे हम अपने शिक्षकों की बात करें, एक बार ऐसा ही हुआ था कि स्टेशन पर हम खड़े थे ट्रेन के लिए और उसी दौरान बहुत छोटी कक्षा की हमारी जो शिक्षिका थी वो हमें दिखाई दी। अब हमने तो तुरंत देखते ही पहचान लिया, मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े और इतने में उनकी नजर हमसे टकराई और देखा कि वो भी मुस्कुराती हुई हमारी ओर ही चली आ रही हैं। और जब बातों का आदान प्रदान हुआ तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पहचान गए थे, कैसे भूल सकते हैं। तो कहते हैं ना, एक आपसी जो एक पतला सा जो धागा होता है आपसी रिश्तों का, प्रेम का, वो कहीं ना कहीं कई सालों बाद भी उसकी एक मिठास कायम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जब ये बात होती है कि कोई पुरानी टीचर मिल जाती है और उससे अचानक मुलाकात होती है, या कोई ऐसा परिचित मिल जाता है जो बचपन का होता है, तो कितनी खुशी होती है, ये इसका अंदाज़ा तो सिर्फ जो महसूस करने वाला है वही लगा सकता है। हाँ। बहरहाल इस समय हमें कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। तो आप सभी को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। सखी सहेली।